कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज द 8th अक्टूबर एनालिसिस एंड 9th अक्टूबर का ऑब्वियसली आज रात तक आ जाएगा। सो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, बोडोलैंड पोल गेट्स असम कैबिनेट नोट। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या बोला है कि जो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जिसे कहते हैं, तो उसके इलेक्शन से रिलेटेड है। एंड आपको ये सब तो जानने की ज़रूरत नहीं है इतना। इसमें बॉर्डरलैंड में जो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो देख लेंगे एक बार। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती क्या है, देखो सिक्स, एक तो हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें से जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल्स है ना वो ट्राइबल से रिलेटेड है। फिफ्थ तो यूजुअल ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, पर सिक्स शेड्यूल में स्पेसिफिक 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरिया से रिलेटेड हैं। 4 स्टेट कौन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो वहाँ के ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है विच आर टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड एरियाज। फिफ्थ में क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज है, और जो सिक्स्थ है वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्थापना करने की बात की गई है। ठीक है, तो ऑल्दो दीज स्टेट फॉल विद इन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ऑब्वियसली स्टेट के परव्यू में फॉल करेगी। प्रोविजन बोला गया है कि वो क्रिएशन करेंगे हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विच विल कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, ताकि एक्सरसाइज कर सके सर्टेन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स। थोड़ा मतलब ट्राइबल्स को ऑटोनॉमी देने के लिए। ईच डिस्ट्रिक्ट इज अ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होगी। एंड गवर्नर मॉडिफाई कर सकते हैं उस जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है उसको ऑल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, 3 है मेघालय में जो उनके हिल्स के नाम पे है, खासी, जैंतिया एंड गारो। गारो, खासी, जैंतिया। मिजोरम में चकमा, लाई एंड मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। त्रिपुरा में त्रिपुरा वाली ही है, और असम में बोडोलैंड, कार्बी एंड दीमा हसाओ। ठीक है, सो ये आपको डेफिनेटली आपके पॉइंट्स पे होनी चाहिए। गवर्नर क्या है भाई, गवर्नर यहाँ पे ऑल्टर कर सकता है, एरिया इंक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है, एक नई डिस्ट्रिक्ट बना सकता है, इंक्रीज कर सकता है उस किसी भी एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का एरिया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का एरिया कम कर सकता है, नाम बदल सकता है उसका, डिफाइन कर सकता है उसकी बाउंड्रीज को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, तो भाई देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर्स। ठीक है, 30 में से 4 नॉमिनेट होंगे, बाकी के 26 इलेक्टेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। 18 साल से ऊपर वाले वोट कर सकते हैं। देयर शैल बी सेपरेट रीजनल काउंसिल फॉर ईच एरिया कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑटोनोमस रीजन। ठीक है, एक ऑटोनोमस रीजन होगा तो उसकी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी और एक रीजनल काउंसिल होगी। एंड शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड द रिस्पेक्टिव रीजनल काउंसिल से उनका नाम होगा। एंड शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील सेट शैल बाय द सेड नेम स्यू एंड बी स्वीट। ठीक है, तो बेसिकली उनका उनका काम होगा जो भी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जो रीजनल इश्यूज है उसको मॉनिटर करना, एंड जो डेली के डेली एक्टिविटीज़ है उनको कंटिन्यू कराना, एंड जो भी ट्राइबल रिलेटेड इंपॉर्टेंस मैटर्स हैं उन पे अपना राय देना एंड उनको डिसाइड करना। ठीक है, वही है जो पार्लियामेंट वगैरह के लॉज है यहाँ पे विद मॉडिफाई करके लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर वाले भी डायरेक्टली नहीं लग सकते। सो दिस इज द थिंग, पावर्स एंड रूल्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम योर पॉलिटी बुक। स्टार कैंपेनर क्या होता है, स्टार कैंपेनर्स के नॉर्म्स को इलेक्शन कमीशन ने रिवाइज कर दिया गया है। पहले 40 हो सकते थे स्टार कैंपेनर, अब एक किसी भी एक पार्टी के बुला के, मतलब किसी को कि भाई अब बबीता फोगाट है वो मेडल्स जीत के आ गए, तो अगर हरियाणा में इलेक्शंस होंगे तो वो उनको बुला लेंगे क्योंकि दे आर स्टार कैंपेनर, है ना। तो 40 से लेके 30 तक इनकी नंबर रिड्यूस कर लिया। सो फॉर अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टीज को, अनरिकॉग्नाइज है रजिस्टर्ड पार्टीज, तो 20 से लेकर 15 कर दिया। एंड दे आर नाउ रिक्वायर परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स। 48 आवर्स पहले, आपको 2 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं, ऐसे पर्सन हु आर नॉमिनेटेड बाय पार्टीज टू कैंपेन फॉर गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि भाई जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, मान लो कोई गीता या बबीता फोगाट है, उनके जो आसपास के गांव वाला एरिया होगा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, तो वो वहां पे ऑब्वियसली वो हमारी छोरी जीत के आई है वाली चीज होती है ना, तो वो जीत के आएंगे तो लोग उनको वोट देंगे। तो बीजेपी ये टैक्टिक्स अप्लाई कर सकता है, जहाँ का जो जो बंदा फेमस है। अब संदीप सिंह है जो हॉकी वाले प्लेयर, हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है, तो उनको स्टार कैंपेनर बना के वहाँ पे कैंपेन करने को बोला गया। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली नॉमिनेटेड बाय पार्टीज एंड दीज पर्सन्स आर इन ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस प्रोमिनेंट और पॉपुलर फेसेस होते हैं विद इन द पार्टी। हाउएवर देयर आर नो स्पेसिफिक डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू लॉ, ना ही इलेक्शन कमीशन ने इसकी कोई डेफिनेशन दी है। ठीक है, और बात क्या है, बेनिफिट्स क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैंपेनिंग बाय स्टार कैंपेनर्स, वो
इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीइंग एडेड टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मतलब उसके जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसके बेनिफिट्स में उसके मतलब वहाँ पे उसमें ऐड नहीं होगा। इज एग्जेम्प्ट फॉर बीइंग एडेड टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर, जो भी एक इलेक्शन एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होता है खर्च करने के लिए। However, this only applies when star campaigner limit herself to a general campaign for political party she represents। ठीक है, जनरल कैंपेन कर रहा है। What if star campaigns स्पेसिफिकली फॉर वन कैंडिडेट, या तो वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की भाई बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। अगर वो सिर्फ जाके ये बोले कि मान लो कि मनोहर लाल खट्टर को ही वोट दो, इन्हीं को वोट दो, इन्हीं को वोट दो, इफ अ कैंडिडेट और हर इलेक्शन एजेंट शेयर्स द स्टेज विद स्टार कैंपेनर एट अ रैली, देन एंटायर एक्सपेंडिचर क्या होगा, अदर देन ट्रैवल एक्सपेंसेस, उसको कैंडिडेट के एक्सपेंस में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, पहले कहीं उसके 60,000 बनने थे तो अब 20,000 मिल के 80,000 बन जाएंगे। इवन इफ द कैंडिडेट इज नॉट प्रेजेंट एट स्टार कैंपेनर्स रैली बट देयर आर पोस्टर्स विद हर फोटोग्राफ ऑन हर नेम ऑन डिस्प्ले, द एंटायर एक्सपेंडिचर विल बी एडेड टू द कैंडिडेट्स अकाउंट। समझ गए आप? दिस अप्लाइज इवन इफ स्टार कैंपेनर मेंशंस द कैंडिडेट नेम। ठीक है, अगर स्टार कैंपेनर ने नाम ले दिया उनका, ये नहीं बोला, ये बोल दिया बीजेपी को वोट दो, ठीक है, पर अगर मनोहर लाल खट्टर को वोट दो तो उसके खाते में चला जाएगा। व्हेन मोर देन वन कैंडिडेट शेयर्स द स्टेज और देयर आर पोस्टर्स विद फोटोग्राफ्स, तो अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ है तो इक्वली उनमें 10-10 हजार रुपए डिवॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देख लेते हैं भाई, ये तो मैंने आपको बहुत बार करा रखा है। कंटेम्प्ट दो तरीके का होता है, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट की तुमने अथॉरिटी को लोअर कर दिया गया है, कोर्ट के डिग्निटी को लोअर कर दिया है, इंटरफेयर किया है तुमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से। विलफुल डिसोबीडियंस होती है सिविल, कि भाई विलफुली बुलाया था, मेरे को सम्मन किया था, नहीं गया, क्या उखाड़ लोगे। सो दिस इज द सिविल कंटेम्प्ट। विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट और जजमेंट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। अंडरटेकिंग दे दी कि भाई मैं इस दिन आपके यहाँ हाजिर हो जाऊंगा, नहीं आया, तो दैट इज सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट रिटन और स्पोकन और एनी एक्ट जो स्कैंडलाइज कर रहा है कोर्ट को या फिर उसकी अथॉरिटी को लोअर कर रहा है, और इट इज अ पोटेंशियल थ्रेट और प्रेजुडाइज और इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इंटरफेयर एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जैसे कि प्रशांत भूषण के खिलाफ किया था, है ना, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। रेलेवेंट प्रोविजंस क्या होते हैं? आर्टिकल 129 एंड 215 में दिया गया है। 129 में सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट से, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट 215 वाले में। ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 डिफाइन करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। अब कंटेम्प्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का थोड़ी होता है, नीचे वाले कोर्ट्स का भी हो सकता है, तो वो हाई कोर्ट के बाद ही वो पावर है करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि भाई ज्यादा स्पीच एंड एक्सप्रेशन मत करो, ठीक है, करना कर लो, पर कोर्ट के बारे में नहीं बोलने का, बिकॉज दैट इज इन द कॉन्टेम्प्ट। इन द आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दे रखे, जो पब्लिक ऑर्डर एंड डिफेमेशन तो है ही है, उसके साथ में कोर्ट्स का भी दे रखा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। देन चलते हैं, एससी पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली, क्योंकि जो शाहीन बाग था वहाँ पे 100 दिन से ज्यादा से लोग बैठे थे। ठीक है, तो बोल रखा है भाई ठीक है, प्रोटेस्ट करना है कर लो, ऐसे थोड़ी है कि तुम 100 दिन के लिए ऑक्यूपाई करके बैठ जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल क्या किया है, सुप्रीम जजमेंट अपहेल्ड द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, कर रहे हो पीसफुल प्रोटेस्ट, पर ठीक है, पब्लिक वेज और पब्लिक स्पेसेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते इनडेफिनेटली, मतलब कि कोई दिन ही नहीं बता रहा कि हम कब धरना खत्म करेंगे। इट इज ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई ब्लॉकेड हटाओगे, लाठीचार्ज करो, आंसू गैस की गोले फेंको, कुछ फेंको, हमें कोई मतलब नहीं है। डिसेंट एंड डेमोक्रेसी शुड गो हैंड इन हैंड, बट प्रोटेस्ट मस्ट बी कैरिड आउट इन अ डेजिग्नेटेड एरिया। किसी पार्क में बैठ के कर लो, ये वाला बात कहना चाहते हैं। फंडामेंटल राइट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। ठीक है, दिस राइट्स आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो होने ही पड़ेंगे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड एवरीथिंग। राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली क्या है भाई, ये ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, 19 क्लॉज 1B गिव टू सिटीजन्स ऑल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और असेंबली भी कर सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स। हाउएवर अगले ही आर्टिकल में उसकी लगाम खींच दी, ठीक है, कि 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 3 कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी ही होंगी। ठीक है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस को जो डिस्टर्ब कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, डिसेंसी और मोरालिटी को करेगा, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ये सब करेगा
तो वो आपका फंडामेंटल राइट पे एक रिस्ट्रिक्शन है। दीज लीगल प्रोविजंस एंड एवेन्यूज अवेलेबल टू पुलिस फॉर हैंडलिंग एजिटेशंस एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। अब प्रोटेस्ट हैंडल करे वो करे नहीं मेरा राइट टू फ्रीडम है, बोलेगा अबे चल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तूने, चल और जेल में चल ऐसा होता है। एंड अनलॉफुल असेंबलीज आर कवर्ड अंडर CRPC, IPC एंड पुलिस एक्ट ऑफ 1861। सो दिस इज द थिंग। CRPC, IPC, okay. River board. The central recently said that it will determine the jurisdictions of Krishna and Godavari Management Board. So meeting was held primarily to resolve conflict between two states. ठीक है, बोलते कि चलो बोर्ड तो बिठा रखे हैं तो जुरिस्डिक्शन देख लेंगे हम, चलो किसने किसकी करी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही रहता है, फिर क्या करें इनके बीच में, आंध्रा और तेलंगाना के बीच में। So, Apex Council has been constituted by central government under Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे कि भाई एक इनका अलग अलग बोर्ड्स भी बनाने पड़ेंगे अब तो। इट सुपरवाइजेस, जो एपेक्स काउंसिल है, इट सुपरवाइजेस फंक्शनिंग ऑफ गोदावरी मैनेजमेंट एंड कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। इसमें कौन है? यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो ये रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है। सो आउटकम्स क्या है अभी मीटिंग के? द स्टेट वुड सबमिट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डिटेल हमें रिपोर्ट चाहिए, पहली बात तो पढ़ेंगे उसको। एपिक काउंसिल वुड वर्क टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग अ मैकेनिज्म टू डिटरमाइन शेयर, कितना शेयर आंध्रा को जाएगा, कितना तेलंगाना को जाएगा ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी वाटर्स। द सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू रेफर वाटर शेयरिंग बेसिस टू कृष्णा गोदावरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। उसको ये जो इशू है उसको दे देंगे, ऑब्वियसली मैनेजमेंट बोर्ड की जगह ट्राइब्यूनल के पास ही चला जाएगा। हेडक्वार्टर जो मैनेजमेंट बोर्ड का है वो आंध्रा में है। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ने बोला है एग्री टू विदड्रॉ द केस फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ सेंटर टू रेफर टू द ट्रिब्यूनल, कि भाई ट्रिब्यूनल को भेज दो, हम वापस ले लेंगे सुप्रीम कोर्ट से केस। सो बेसिक्स क्या है भाई? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, देखो वाटर से रिलेटेड सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो रट लो इसको। आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है। अंडर दिस पार्लियामेंट कर सकेगी बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट या रिवर वैली। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो बाय लॉ कर सकती है। It may also provide that neither the Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect to any such dispute or complaint. Supreme Court को वो मना कर सकती है एंड बोल सकती है कि भाई ये हमारे ही अंडर है। इसके तहत दो लॉज हो चुके हैं ऑलरेडी, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो दोनों ही 1956 के हैं। तो देख लेते हैं रिवर बोर्ड एक्ट क्या कहता है। एक रिवर बोर्ड बनाएंगे, जैसे ये मैनेजमेंट बोर्ड बना रखा है कावेरी गोदावरी का, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। तो रिवर बोर्ड इज एस्टैब्लिश ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न टू एडवाइस देम। स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ जो अब कृष्णा गोदावरी के आसपास स्टेट लगेंगी, उन्हीं की तो परमिशन से एंड उन्हीं की कंसेंसस से ही तो बनाएंगे। देन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एड हॉक ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। ये तो सिंपल उसी रिवर से रिलेटेड बोर्ड है ना, जैसे कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया। बट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट किससे रिलेटेड है? कि डिस्प्यूट है जब 2 और मोर स्टेट से, ठीक है, in relation to water sharing and everything, and decision of tribunal is final and binding to the party of the जो भी states है उनमें binding होगा। neither supreme court nor any other court is to have jurisdiction in respect to water dispute which may be referred to such tribunal। okay, so these things you must be clear and दो ये एक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। दैट इज अबाउट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। ये एक बाइनियल रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, याद रखना। ये ग्लोबल ऑडियंस को एक लेटेस्ट एंड एक्यूरेट एस्टिमेट्स बताता है कि ग्लोबल पॉवर्टी कितना है एंड हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी कितना है। सो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऑब्वियसली 20 साल में पहली बार बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमारी देश या कह लो पूरा वर्ल्ड रिकवर करा था वैसे ही कोविड आ गया। इट विल एग्जैसरबेट द इम्पैक्ट, मतलब बहुत ही बुरा कर देगा जो ऑलरेडी इम्पैक्ट था क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। एंड इट विल which were already slowing down the poverty reduction. Pandemic may push another 115 million into extreme poverty. तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है ना कि भाई जो डॉलर 1.50 पर डे से कम कमाता है, ठीक है, लगा लो लगभग $2 से $1.5 लगा लो, $1.5
100 या 120 रुपए के आसपास, ठीक है, तो वो कमाता है, उसको एक पोवर्टी वाला बंदा कहते हैं, ठीक है, पोवर्टी कहते हैं। एंड विच लिव लेस देन $1.50 पर डे एंड रिजल्टिंग इन टोटल 150 मिलियन सच इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स कौन सी हैं? ऑब्वियसली कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज है दे विल स्लिप बिलो द पॉवर्टी लाइन, एंड जो काफ़ी सारे जो हाई इनकम कंट्रीज है उसमें भी काफ़ी लोग जाएंगे, एंड सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया विल बी बैडली हिट, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है। रिवर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट इकोनॉमी को प्रिपेयर करना पड़ेगा बाय अलाउइंग कैपिटल, लेबर, स्किल्स एंड इनोवेशन टू मूव इनटू न्यू बिजनेसेस एंड सेक्टर्स। देन इज अबाउट न्यू H1B कर्व्स। H1B से आपको हमेशा वीज़ा ही याद आना चाहिए, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। तो इशू न्यू रूल्स कर रखे ताकि जो यूएस में आने वाले लोग हैं उन पे और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आ सके, एंड जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो और ज़्यादा वहाँ ना जा सके। सो इन्होंने एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स रिलेशनशिप वाली जो डेफिनेशन बदल दी गई। लिमिट वीजा वैलिडिटी फॉर 1 ईयर फॉर अ वर्कर एट अ थर्ड पार्टी वर्क साइट। इंक्रीज इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर दीज वीजास। इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब वीज़ा सिर्फ 1 साल के लिए, तो बार बार उसको रिन्यू कराने के लिए जाना पड़ेगा। इंडिया के लिए कंसर्न क्या है? क्योंकि हमारे IT सेक्टर वाले काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते थे, माइग्रेट होते थे। ओवर 70% ऑफ द H1B वीजाज तो हमने ही ऑक्यूपाई कर रखे थे, ठीक है। एंड इट वॉज वन ऑफ द top visa recipient. India was also one of the 10 visa recipients, ठीक है। देखो अब क्या होता है। वाई शुड US बी वरीड अबाउट दीज चेंजेस? दे विल रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू टैलेंट। ऑब्वियसली अब सारा टैलेंट USA में थोड़ी ना हो सकता है, दूसरी जो कंट्रीज है वहाँ का टैलेंट तो नहीं जा पाएगा ना। एंड जो US वाले लोग हैं, अब हमको तो वो चीप लेबर की तरह देखते थे कि हमको तो ऑब्वियसली सस्ते में निपटा देते थे, पर अब US के लोग ही वो जॉब लेंगे, तो ऑब्वियसली दे विल डिमांड मोर एंड मोर मनी, ठीक है। सो दिस विल ऑब्वियसली एग्जैसरबेट द इनकम्बेंट economical crisis. So what is H1B, H2B L and other visas? So H1B क्या होता है? पर्सन इज ऑफ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, ठीक है। टू वर्क इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स अ हायर एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। जैसे कोई डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें स्पेशलिटी चाहिए होती है आपको, ऐसे कोई भी तो नहीं बन सकता। L1 वीजाज अलाउ कंपनीज टू ट्रांसफर हाईली स्किल्ड वर्कर्स टू US फॉर पीरियड ऑफ अप टू 7 ईयर्स। L1 वीजा के तहत अब कोई इंडियन कंपनी ट्रांसफर कर रही है उसको फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। H2B वीजाज अलाउ फूड एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन US, ठीक है। कोई रेस्टोरेंट वाला है, ठीक है, इस तरीके से अगर वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। J1 वीजाज इज फॉर स्टूडेंट्स ऑन वर्क ड्यूटी समर प्रोग्राम्स, ठीक है। समर प्रोग्राम्स वगैरह को इंटर्नशिप्स करने गए हैं, सो दिस इज द वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स। सो हाँ, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। PIO वर्सेस OCI में डिफरेंस क्या होता है। सो दिस यू मस्ट बी वेल वर्स्ड। वैसे आपकी पॉलिटी में भी दे रखा है, तो आप एक बार इसको भी देख लेना। देन इज अबाउट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के लिए। ये हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स में काफी बार चेक कर चुके हैं। सो इमैनुअल चारपेंटियर एंड अमेरिकन जेनिफर डूडना शेयर दिस प्राइज। तो बेसिकली Cas9 टेक्नोलॉजी किस लिए होती है? इट इज फॉर जीन एडिटिंग, ठीक है। जीन को कट कर सकते हैं, DNA स्ट्रैंड है उसको बीच में से कट कर सकते हैं, कोई दूसरे को वो ऐड भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो देन इज अबाउट क्रिस्पर। सो इट इज़ द ओनली टाइम इन द हिस्ट्री नोबेल प्राइज की, मतलब दोनों ही वुमेन डिक्लेयर द सोल विनर्स, ठीक है। सो द क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है? इट लोकेट्स, अब पहले बात जो क्रिस्पर Cas9 जीन है ये लोकेट करेगा, ठीक है, इन द जेनेटिक सीक्वेंस। मान लो ये DNA है, यहाँ पे इसने लोकेट कर दिया कि भाई यहाँ मुझे काटना है, ठीक है। एंड रिप्लेसेस इट विद न्यू एंड करेक्टेड जीन्स। तो यहाँ से इसको कट करके किसी और के साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। एंड देन इज अबाउट need not mug up, obviously details है। RNA molecule is programmed to locate the particular problematic sequence। तो एक RNA molecule को प्रोग्राम किया जाएगा, पहले एक RNA molecule जाएगा, वो ढूंढ के लाएगा कि भाई यहाँ दिक्कत है। एंड अ स्पेशल प्रोटीन्स Cas9 इज यूज टू ब्रेक एंड रिमूव द प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस। तो जो जेनेटिक सीजर है Cas9 उसकी हेल्प से इसको रिमूव कर देगा। द DNA स्टैंड जब वो टूटा हुआ होगा, ऐसे लड़खड़ा रहा होगा, हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू रिपेयर इटसेल्फ, बट द ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म से तो वही प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ना ना ना, इसको ऑटो रिपेयर तो नहीं होने देंगे, हमें अपनी मर्जी का जेनेटिक कोड डलवाएंगे। सो विद फिर वो उसमें यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं अनदर सेगमेंट, ठीक है, रिप्लेसिंग द पोर्शन। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? भाई सिंपल है, कट कॉपी पेस्ट कंप्यूटर में हो जाता है, वैसे काम हो जाएगा, ठीक है। सो
पोटेंशियल एप्लीकेशंस इट यूजेस एज पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बींग्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। तो जो जेनेटिक डिसीजेस हैं, ठीक है, जो जेनेटिक म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है, थैलेसीमिया हो जाता है, वो वाली चीज़ें कम हो जाएंगी काफ़ी सारा, ठीक है। एंड बट कंटेंशंस पॉसिबिलिटीज़ कि भाई एक इसका Cas9 का वो भी हो गया था, ठीक है, इट वाज हैक्ड, हाईजैक्ड, एंड एक जापानीज आई गेस और चाइनीज साइंटिस्ट मेड अ डिजाइनर बेबीज, ठीक है, जीन एडिटेड बेबीज बना दिया था उन्होंने। सो एफिशिएंट है, ठीक है, प्रोग्रामेबल है, एंड मिराकुलस रिजल्ट दिखाती है। एग्रीकल्चरल के लिए इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, जैसे हमने बीटी कॉटन बनाया है जीन एडिट करके, तो आगे हम ऐसे कोई प्लांट्स बना सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। एथिकल कंसर्न मैंने जी जैसे आपको बताया, चाइनीज रिसर्चर, चाइनीज ने बनाया था, डिजाइनर बेबीज बना दिया था, एंड उन्होंने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी जीन एडिट करके एंड उसने जीन्स को ऑल्टर कर दिया गया था, ठीक है। इन द केस ऑफ द चाइनीज ट्विंस द जीन वर एडिटेड टू इंश्योर दैट दे डू नॉट गेट इन्फेक्टेड विद HIV, ठीक है, तो HIV एड्स के लिए ना हो, इसीलिए ये बनाया था। सो वट वर द कंसर्न्स देन, ऑब्वियसली एथिकल इश्यूज। आज तो तुम HIV के लिए बना रहे हो, कल को तुम इनमें कुछ भी इंसर्ट करके बैठ जाओगे लोगों में, सो दिस वाज द कंसर्न, ठीक है। एंड what makes the matter worse was the genetic editing was probably done without any regulatory permission, ठीक है, रेगुलेटरी क्योंकि अभी ये आ गई है तो इसके लिए ऑब्वियसली लॉज चाहिए पड़ेंगे हमें ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। and wasn't 100% accurate and possibility that some other genes would also be altered by mistake, and वो हो गई मान लो कोई essential part के लिए हो गई, so that will be obviously affected। देन इज अबाउट गूगल टू फेस एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया, ठीक है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंटी ट्रस्ट लॉज होते क्या हैं, कंपटीशन लॉज होते हैं। बेसिकली हमारी कंट्री क्या चाहती है, अच्छे से अच्छा हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रहे, जिसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी एस्टैब्लिश कर रखी है, ठीक है। एंड तो बट ये हमारे जो ट्रस्ट लॉज है उसके अगेंस्ट जा रहा है, इट इज तो दे आर डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम प्रेडेटरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब ये तो गूगल तो हाईटेक है, ठीक है, MNCs है, तो इससे क्या है कि दूसरे जो छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं उन पे अपना दबदबा ना जमाएं एंड इस तरीके की कोई इलीगल प्रैक्टिसेस ना करें, ठीक है। सो दे गार्ड अगेंस्ट द वुड बी मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रप्शंस टू द प्रोडक्टिव एंड द फ्लो ऑफ कंपटीशन। तो जो एंटी ट्रस्ट लॉज है ये जो मोनोपोलीज है उसको प्रिवेंट करता है एंड फेयर कंपटीशन इंश्योर करता है। कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, ठीक है, इस इंडियाज एंटी ट्रस्ट लॉ हमारे यहाँ पे जिसके तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई है, इसने मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिप्लेस किया गया था। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ठीक है, कि भाई होता है ना ऐसे कि अगर ये तुम मान लो कल को आ जाए गूगल ब्राउजर यूज करोगे तो तुम सिर्फ इससे फेसबुक ही वो कर सकते हो, इंस्टाग्राम नहीं कर सकते। सो ये क्या कर रहा है कि इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर रहा है, एक फेयर कंपटीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशंस बाय एंटरप्राइजेज एंड रेगुलेट combinations which cause or likely to be cause an appreciable adverse effect on competition within India। मान लो ऐसा हो जाए कल को जियो वाले बोले, ठीक है, मैं भारतीय एयरटेल और वोडाफोन को खरीद रहा हूँ, अब सिर्फ कंट्री में एक ही चीज चलेगी, सिर्फ जियो चलेगी, BSNL बंद होने की कगार पे है। सो अगर ये आ जाएगा सो दिस इज हिंडरिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये सब चीजें ना हो इसके लिए हमने ये एक्ट लेकर आए थे। अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बिठाई 2003 में, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ वॉचडॉग फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी। सो बेसिकली अब ये आ जाए तो दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके। नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स तो भाई कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए गए हैं एंड गवर्नमेंट अभी रिफॉर्म्स क्या है, पहली बात तो ई बिडिंग हो सकेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग हो जाएगी फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस। अफिलिएट कंपनी विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस, ठीक है। And the marketing freedom will be granted through field development plans of those blocks in which product sharing contracts have already provide pricing freedom, ठीक है। तो जहाँ pricing freedom already exist करती है वहाँ पे marketing freedom भी हो सकेगी। आप प्राइस डिटरमाइन कर ले तो marketing freedom कर सकते हो to the field development plans। अबाउट नेचुरल गैस इज क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल्स अमंग जो हमारे पास अब तक अवेलेबल है। नेचुरली अक्करिंग हाइड्रोकार्बन गैस है जिसमें मीथेन consisting of methane but commonly including varying amounts of other alkanes मतलब कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्डेड वाले भी होते हैं एंड समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम भी होते हैं। ये हाइपोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, इंपॉर्टेंट है एंड क्रिएट्स कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, क्योंकि इतना तो एल्केन्स है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, तो ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, पार्टिकुलेट्स एंड मरकरी कितना कितना तीनों में है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड एज फीड स्टॉक इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक एंड अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स एज वेल एज फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन हीटिंग पर्पस। ठीक है, कुकिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, देन देख लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो भाई अभी जो ईपीसी है उसने बोला कि एयर क्वालिटी जीआरएपी लागू करो, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, एंड कल हमने परसों ही हमने आर्टिकल कवर किया था, फिर उसके तहत एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर होगा एंड उस तरीके से एक्शन प्लान्स फॉर्मुलेट होंगे। ठीक है, सो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती क्या है, 2014 में लॉन्च किया गया था कि 1 नंबर होगा, 1 कलर होगा और 1 डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, मेजर करेगा एयर क्वालिटी को, और जो 8 पॉल्यूटेंट्स है, कौन से, PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, इन सबको मॉनिटर करेगा। ठीक है, जैसे कि सफर करता है। ठीक है, सफर में एडिशनली कुछ और भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सफर और AQI में क्या फर्क है। AQI में 6 कैटेगरीज हैं, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ठीक है, CPCB ने डेवलप किया था इसको इन कंसल्टेशन विद IIT कानपुर, ये आप देख सकते हैं। दिवाली तक तो सीवियर ही हो जाता है। देन इज अबाउट अबोर्टेल फूसा नाम नामा डाफेनेसिस। ठीक है, अब नामा डाफेनेसिस क्यों, क्योंकि नाम डाफा जो टाइगर रिजर्व है वहां पे पाया गया है न्यू फ्रेश वाटर क्रैब स्पीशीज। अब नाम डाफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल में है। ठीक है, सो ये अबोर इसलिए क्यों बोला है, क्योंकि अबोर हिल्स में पाया गया, तो अरुणाचल की 2 चीजें याद हो गई, नाम डाफा टाइगर रिजर्व और अबोर हिल्स। इट इज नोन फॉर इट रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इट बिलीव्स टू बी रेयर एरिया दैट हार्बर 4 लार्ज कैट्स। ठीक है, जो नाम डाफा टाइगर रिजर्व के बारे में बता रखा है। अब पूछ लिया जाए टाइगर कहाँ मिलता है, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कहाँ मिलते हैं, तो आपको याद आना चाहिए कि भाई ईस्ट साइड में, जैसे कि मानस आया था। ठीक है, मानस नहीं आया था, इट वॉज आई डोंट रिमेम्बर, बट किसके बारे में पूछा गया था, क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में ही, आई डोंट नो, पर एक क्वेश्चन था इसी चीज से रिलेटेड, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। सो डॉल्फिन पता नहीं किसके बारे में पूछा था, डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो वो गंगा वाला जो उस साइड वाला एरिया वहां पे पाई जाती है। ठीक है, अब अरुणाचल का अगर आपको पता चल जाए तो भाई क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है, टाइगर्स भी मिलता है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ऐसे ही कवर होती है, कोई आपको परोस के नहीं देगा ना उसमें। Deputy Governors of RBI, Center has appointed RBI Senior Most Executive Director M. Rajeshwar Rao as Deputy Governor। ठीक है, तो भाई जो इसकी RBI की हायरार्की देख लो, गवर्नर होता है सबसे पहले हमारे यहाँ फिलहाल शक्तिकांता दास है, डिप्टी गवर्नर्स, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ। तो ये पूरी हायरार्की है RBI की। सो एज पर RBI एक्ट, ठीक है, 1934 वाला, सो सेंट्रल बैंक शुड हैव 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। भाई 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होने चाहिए, 2 फ्रॉम विद इन द रैंक, 1 फ्रॉम कमर्शियल बैंकर एंड अदर एन इकोनॉमिस्ट टू हेड द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं और कहाँ कहाँ से होते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए फिक्स हो गए आज के। डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंटमेंट्स आर मेड फ्रॉम इनिशियल पीरियड ऑफ 3 years एंड पर्सन इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। दोबारा भी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं और 1 गवर्नर होता है। ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट बेसिकली इसको अप्रूव करती है। ठीक है, अब पार्लियामेंट से ही होकर आता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। इंडिया जापान फाइनलाइज टेक्स्ट ऑफ पैक्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 5G। तो इंडिया और जापान के साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, कॉपरेशन प्रमोट करेंगे इन द 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है फॉर दार्जिलिंग एंड कलिम्पोंग एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पे भी एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिठा दी गई। ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल एरिया में, एंड इट वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट बिटवीन वेस्ट बंगाल सेंटर एंड गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। सो इट वाज फॉर्म्ड टू रिप्लेस द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल विच वाज फॉर्म्ड इन 1988 एंड इट वाज एडमिनिस्टर्ड द दार्जिलिंग हिल फॉर 23 years। ये 3 हिल्स को दर्शाता है, दार्जिलिंग, कुर्सियोंग एंड मिरिक। ठीक है, सम एरियाज ऑफ सिलीगुड़ी सब डिवीजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एंड होल ऑफ कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट अंडर इट्स अथॉरिटी। तो भाई देखो ऐसे ही चीज़ें याद होंगी। अब अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो दार्जिलिंग हमने वेस्ट बंगाल में क्या पढ़ लिया, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग पढ़ लिया। ठीक है, कल को कुर्सियोंग पढ़ लिया, मिरिक पढ़ लिया। ठीक है, सिलीगुड़ी पढ़ लिया।
तो ये वाली चीज़ें अगर आ जाएंगी, गोरखा हिल्स पढ़ लिया तो ये आ जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये हमने दार्जिलिंग में पढ़ी थी, ठीक है। सो ये उसकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स दे रखी हैं कुछ, ठीक है। मारा चगमा एंड लाई, ठीक है, ये तो मिजोरम की थी। त्रिपुरा में त्रिपुरा वाली थी, तो ठीक है। यहाँ पे बोडोलैंड कार्बी आलोंग, कार्बी आंगलोंग, एंड एक और थी असम में दिमा हसाओ एंड गारो खासी जयंतिया। सो ये 10 तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की है, और एक यहाँ पे भी है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।